अगर हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जहां एक घने जंगल के बीच रात के 2 बज रहे हैं, और एक 2 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन है, यानी एक मालगाड़ी, जिसमें हजारों टन हाईली फ्लेमेबल पेट्रोलियम भरा हुआ है। और वो अचानक एक तेज झटके के साथ रुक जाती है। हाँ, और चारों तरफ घुप अंधेरा है, सेलफोन का नेटवर्क एकदम जीरो है, राइट। और रेडियो भी काम नहीं कर रहा। इंजन तो पूरी तरह डेड हो चुका है। तो अब इस टेरिफाइंग सिचुएशन में आगे क्या करना है? उस ट्रेन को और उसमें रखे खतरनाक माल को तबाही से बचाने का फैसला आखिर कौन लेगा? देखिए, लॉजिकली तो सबसे पहले दिमाग इंजन में बैठे ड्राइवर पर ही जाता है, क्योंकि उसके हाथ में सारे कंट्रोल्स होते हैं ना। एग्जैक्टली पर आज हम रेलवे ऑपरेशंस और फ्रेट लॉजिस्टिक्स के जिन सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स का डीप डाइव कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी हैरानगेज डिटेल सामने आई है जो ट्रेन ऑपरेशंस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। बिल्कुल। तो चलिए इस सबको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के इस ऑटोमेशन वाले दौर में भी ना एक ह्यूमन एलिमेंट ऐसा है जो अत्यंत आवश्यक है, जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैं भी यही सोच रही थी। तो साल 2023 में इंडियन रेलवेज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जो गुड्स गार्ड की पोस्ट होती थी ना, उसका नाम बदलकर गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी जीटीएम कर दिया। अच्छा, जीटीएम। हाँ, और हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्लोजली एनालाइज करने पर समझ आता है कि ये कोई सुपरफिशियल पीआर मूव नहीं था। ये दरअसल उस इंसान की रियल अथॉरिटी का एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट था। लेकिन ट्रेन का मैनेजर होना, वो भी आखिरी डब्बे में बैठकर, ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है मुझे। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगता है शुरू में। मतलब बचपन से हम यही सोचते आए हैं कि जो ट्रेन चला रहा है वही बॉस है। पर अगर हम इन सोर्सेस को प्रॉपर्ली अनपैक करें, तो क्या ये जीटीएम सच में एक लोको पायलट से ज्यादा पावर होल्ड करता है? टेक्निकल टर्म्स में कहें तो जीटीएम एक मूविंग फ्रेट ट्रेन का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है। वेट, रियली? बिल्कुल, वो ट्रेन का एब्सोल्यूट इंचार्ज है। लोको पायलट इंजन को कंट्रोल जरूर करता है, पर जीटीएम की परमिशन के बिना वो उस हजारों टन की ट्रेन को 1 इंच भी अपनी जगह से हिला नहीं सकता। ओह वाओ, तो एक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। एकदम सही। सफर के दौरान स्टेशन मास्टर्स और दूसरी आने वाली ट्रेन्स के लोको पायलट्स के साथ लगातार सिग्नल्स एक्सचेंज करना, जैसे दिन में हरा झंडा और रात में एलईडी लाइट का इस्तेमाल करना, ये सब जीटीएम का ही काम होता है। अच्छा। और जब तक पीछे से ऑल राइट का फाइनल सिग्नल इंजन तक नहीं पहुंचता, आगे का लोको पायलट थ्रॉटल को छू भी नहीं सकता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सिस्टम तो मुझे बिल्कुल एक बड़े समुद्री जहाज यानी एक शिप जैसा साउंड कर रहा है। वो कैसे? जैसे शिप में इंजन चलाने वाला क्रू बॉयलर रूम या बेसमेंट में होता है, राइट? उनके पास इंजन की स्पीड बढ़ाने की पूरी पावर होती है, पर कब चलना है, कहाँ रुकना है, कौन सा रास्ता लेना है, ये सारे फैसले ऊपर ब्रिज पर बैठा कैप्टन लेता है। सही एनालॉजी है। यहाँ इंजन रूम लोको पायलट है और कैप्टन हमारा जीटीएम है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। अगर लोको पायलट के पास ट्रेन को कंट्रोल करने के सारे फिजिकल कंट्रोल्स मौजूद हैं, आगे का रास्ता भी उसी को दिख रहा है, तो पीछे बैठे एक व्यक्ति पर आखिर इतनी निर्भरता क्यों? ये तो प्रोसेस को और लंबा बनाना हो गया ना। देखिए, 1 मिनट के लिए ना उस लोको पायलट की सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए। उसका पूरा ध्यान आगे के ट्रैक पर, सिग्नल्स और इंजन के गेजेस पर होना चाहिए। ब्लाइंड कर्व्स भी होते हैं। वो तो है, फोकस चाहिए वहां। राइट। अगर वही इंसान आगे भी देखेगा और ये भी टेंशन लेगा कि पीछे जुड़ाए 50 डिब्बों में से किसी एक में आग तो नहीं लग गई, तो एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा। ओह राइट, एक अकेला इंसान इतना सब कैसे देखेगा? एग्जैक्टली ये शक्ति विभाजन इसीलिए बनाया गया है ताकि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड और लीगल अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। पीछे बैठा जीटीएम एक ऐसी पोजीशन में होता है जहां से वो पूरी ट्रेन को एक सिंगल यूनिट की तरह ऑब्जर्व कर सकता है। तो वो बेसिकली एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि क्या पूरी ट्रेन सुरक्षित आगे बढ़ रही है या कोई वैगन पीछे छूट गया है। हाँ, लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ सफर के दौरान नहीं होती। ट्रेन के एक्चुअल ट्रैक पर उतरने से पहले ही बहुत सारी टेक्निकल बारीकियां होती हैं जिन्हें सिर्फ जीटीएम ही देखता है। अच्छा, तो अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। मुझे इन प्री डिपार्चर इंस्पेक्शंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है। तो सफर शुरू होने से पहले ट्रेन एक यार्ड में खड़ी होती है। वहां जीटीएम इंजन क्रू के साथ मिलकर सबसे क्रिटिकल टेस्ट करता है, जिसे एयर ब्रेक टेस्ट कहते हैं। वेट, एयर ब्रेक टेस्ट? ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? जीटीएम आखिरी डिब्बे पर एक गेज के जरिए ये वेरीफाई करता है कि क्या सच में आगे से बनाया गया प्रेशर पीछे तक आ रहा है। अच्छा, तो अगर प्रेशर ठीक है तभी आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। अगर ये प्रेशर मेंटेन हो रहा है तभी जीटीएम एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जिसे आमतौर पर बीपीसी कहते हैं, उस पर साइन करता है।
बिना उस सिग्नेचर के उस ट्रेन को मूव करना लीगली अलाउड ही नहीं है, चाहे इंजन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। ओह बाप रे, यहाँ फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर इंजन ने ब्रेक लगाया और पाइप में लीक होने की वजह से पीछे के 30 डिब्बों में ब्रेक अप्लाई ही नहीं हुआ, तो पीछे का हजारों टन का मोमेंटम ही रुकेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, वो आगे वाले हिस्से पर एक भयानक फोर्स के साथ टकराएगा और उस असर से आगे के डिब्बे ट्रैक से उतरकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एसेंशियली जीटीएम उस ब्रेक कॉन्टिन्यूटी का ऑडिटर है। सही पकड़ा आपने। और सिर्फ ब्रेक्स ही नहीं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जीटीएम ये चेक करता है कि जो सामान लोड हुआ है क्या वो वैगन्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, क्योंकि अगर एक तरफ ज्यादा वजन होगा तो टर्निंग के वक्त ट्रेन पलट सकती है। हाँ, और इसके अलावा रास्ते में आने वाले कॉशन ऑर्डर्स, यानी कहाँ स्पीड कम करनी है, कहाँ ट्रैक रिपेयर चल रहा है, इन सब डॉक्यूमेंट्स की फाइल उनके पास होती है। यूएस में एफआरए रेगुलेशंस हों या इंडियन रेलवेज के स्टैंडर्ड्स, रूल्स बिल्कुल साफ हैं कि लीगल अकाउंटेबिलिटी उसी मैनेजर पर होती है। तो सफर के दौरान लगातार एक चौकन्ना दिमाग चाहिए होता है इन सब के लिए। बिल्कुल, एक अलर्ट ह्यूमन माइंड। पर एक बात बताइए, चौकन्ना दिमाग स्पेसिफिकली किन चीजों को स्पॉट करने के लिए? मतलब अगर ट्रेन ठीक चल रही है तो पीछे बैठ के आखिर ऑब्जर्व क्या करना होता है? सबसे आम और खतरनाक परेशानियों में से एक है हॉट एक्सल्स। हर वैगन के पहिए एक एक्सल से जुड़े होते हैं। कभी कभी वहां बेरिंग जाम हो जाती है और मेटल ऑन मेटल फ्रिक्शन होने लगता है। वॉच, उससे तो आग लग सकती है। हाँ, वो हिस्सा इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग सकती है या पहिया टूटकर पूरी ट्रेन को डिरेल कर सकता है। अब आगे बैठे लोको पायलट को 2 किलोमीटर पीछे उस फ्रिक्शन की आवाज या धुआं तो दिखेगा नहीं। सही बात है। वो जीटीएम ही होता है जो लगातार बाहर नजर रखता है, ऐसी किसी भी आवाज या चिंगारी को स्पॉट करता है और तुरंत आगे रेडियो पर ट्रेन रोकने का ऑर्डर देता है। अच्छा, और कोई इश्यूज भी होते हैं क्या? हाँ, जैसे ब्रेक बाइंडिंग एक इशू है, जहां ब्रेक लगने के बाद वापस रिलीज नहीं होते, या फिर शिफ्टिंग कार्गो, जहां अनइवन रास्ते पर अंदर रखा भारी सामान एक तरफ खिसक जाता है, जिससे डीरेलमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। ओह, आई सी। तो इन हैजर्ड्स को डायनामिकली असेस करने के लिए मशीन्स अभी पूरी तरह केपेबल नहीं है? एकदम नहीं। एक जिंदा इंसान ही उस बदलाव को महसूस कर सकता है। ओह, ओके। ये तो समझ आता है कि सफर को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ऑब्जर्वेशन चल रहा है। पर हम सब जानते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी हादसे हो ही जाते हैं। हाँ, लंबे और सुनसान रास्तों पर इमरजेंसीज आ ही सकती हैं। राइट। तो चलिए अब कॉजेलिटी को समझते हैं। जब ऐसी आपातकालीन स्थिति या क्राइसिस स्ट्राइक करती है, तब मैकेनिज्म किस तरह से शिफ्ट होता है? हमारे सोर्सेज इन मैनेजर्स को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्यों रेफर कर रहे हैं? देखिए, जब कोई एक्सट्रीम क्राइसिस होती है ना, मान लीजिए इंजन में आग लग गई या ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया, तो जीटीएम एक नॉर्मल ऑब्जर्वर से तुरंत एक क्राइसिस मैनेजर में स्विच हो जाता है। ओके। रेलवे के स्ट्रिक्ट इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें एक्शन में लाना जीटीएम का पहला काम है। जीएनएसआर रूल्स के मुताबिक सबसे पहला स्टेप होता है लाइन को प्रोटेक्ट करना। लाइन को प्रोटेक्ट करना मतलब किस तरह से? इसका मतलब है कि उस ट्रैक पर या उसके बगल वाले ट्रैक पर आने वाली किसी भी और ट्रेन को उस हादसे वाली जगह से दूर रोकना, ताकि कोई सेकेंडरी कोलिजन ना हो। इसके लिए जीटीएम को अपनी ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर भारी डेटोनेटर्स लेकर भागना होता है। वेट, डेटोनेटर्स? जैसे एक्सप्लोसिव्स? एक रेलवे ऑपरेशन में डेटोनेटर्स का क्या काम? मैं यहाँ थोड़ा लॉस्ट हूँ। अरे, ये छोटे एक्सप्लोसिव्स होते हैं जिन्हें आम रेलवे भाषा में पटाखे भी कहा जाता है। इन्हें ट्रैक के ऊपर क्लैंप कर दिया जाता है। अच्छा, पर इससे क्या होगा? जब कोई आने वाली ट्रेन का पहिया इस डेटोनेटर के ऊपर से गुजरता है तो एक बहुत तेज धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज होता है कि आने वाली ट्रेन का लोको पायलट उसको आसानी से सुन लेता है। ओह, और उसे पता चल जाता है कि आगे खतरा है। बिल्कुल, और वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देता है। खासकर जब धुंध हो या रात का वक्त हो, तब फ्लेयर्स काम नहीं आते। तब ये साउंड बेस्ड डेटोनेटर्स ही दूसरी ट्रेन्स को तबाही से बचाते हैं। ये तो काफी इंटेंस फिजिकल काम है जो एक इंसान को खुद उस पटरी पर चलकर करना होता है। हाँ, और वो भी आपातकालीन स्थिति में। पर देखिए, हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, और मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक भी देना चाहती हूँ। हम 21वीं सदी में हैं। आज हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स हैं जो आग का पता लगाकर आधे सेकंड में कंट्रोल रूम में अलर्ट भेज सकते हैं। हाँ, टेक तो बहुत एडवांस हो गई है। राइट। आजकल तो ऐसी डिवाइसेस हैं जो ट्रैक का वाइब्रेशन मेजर कर लेती हैं, फिर फिजिकल रूप से वहां अंधेरे में एक इंसान के ट्रैक पर भागने
और डेटोनेटर लगाने पर इतना जोर क्यों? क्या हम इस टेक का फायदा उठाकर इस ह्यूमन रिलायंस को बाईपास नहीं कर सकते? देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो पूरे ग्लोबल रेलवे सिस्टम्स में आज डिबेट का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी अलर्ट्स बिल्कुल दे सकती है। एक सेंसर कंट्रोल रूम में बीप भेज देगा कि वैगन डीरेल हो गया है, पर तबाही को ग्राउंड पर रोकने के लिए फिजिकल एक्शंस चाहिए होते हैं। मतलब इमीडिएट फिजिकली वहां कुछ करना होगा। सही समझे। मान लीजिए ट्रेन किसी पहाड़ी गांव के पास है जहां सिग्नल नहीं है, जैसे रेडियो डेड जोन्स कहते हैं। वहां सेंसर का सिग्नल जाएगा ही नहीं। ओह राइट, वहां तो फोन्स भी डेड हो जाते हैं। हाँ, ऐसे वक्त में इमरजेंसी फील्ड टेलीफोन का मैनुअल इस्तेमाल करके लाइन कनेक्ट करना और हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करना एक ट्रेन जीटीएम ही कर सकता है। सो यू मीन टू से एक सेंसर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लेगा, पर उसे फिक्स करने का मैकेनिज्म उसके पास नहीं है। अगर आग लग गई तो सेंसर पानी नहीं डालेगा और ना ही वो बचे हुए डब्बों को अलग करेगा। एग्जैक्ट पॉइंट। और सोचिए अगर उस फ्रेट ट्रेन में हैजर्डस मटेरियल्स हैं, जैसे खतरनाक केमिकल्स, पेट्रोलियम या एक्सप्लोजिव्स। बाप रे, वो तो चलता फिरता बॉम्ब हो गया। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब तक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम्स पहुंचती हैं, तब तक ग्राउंड पर ऑन साइट हैजर्ड आइसोलेशन कोऑर्डिनेट करना होता है। किस डब्बे को आग से बचाने के लिए पीछे से इमरजेंसी हैंड ब्रेक लगाना है, किन वैगन्स को अनकपल यानी अलग करके दूर खींचवाना है, ये फैसले ऑन द स्पॉट लेने होते हैं। और ऑब्वियसली मशीन एल्गोरिदम अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि वो इस केओटिक एनवायरनमेंट में फिजिकली एक्ट कर सके। बिल्कुल नहीं, वहां इंसानी चाहिए। ये सारी बातें सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत सेंस मेक करती हैं, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो इस डीप डाइव के सोर्सेज से निकल कर आता है वो आर्थिक है। आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हाँ राइट, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन में लोगों की जान का खतरा होता है, पर एक गुड्स ट्रेन में जान के साथ साथ हजारों करोड़ का आर्थिक खजाना भी चलता है। माल, कार्गो, इंपोर्टेड रिसोर्सेज। सही कहा आपने। तो अगर आपातकालीन स्थिति में ट्रेन फंसी है तो जीटीएम का काम सिर्फ मैकेनिकल डिजास्टर को रोकना नहीं, बल्कि उस आर्थिक खजाने की सुरक्षा करना भी है। हाँ, यहाँ हम एंटर करते हैं उस फैक्टर में जिसका असर सीधा देश की इकोनॉमी और सप्लाई चेन पर पड़ता है। देखिए, मालगाड़ियों की ना एक खासियत होती है कि उनकी एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन से कम होती है और उनके रूट्स अक्सर बहुत रिमोट इलाकों से होते हैं। सुनसान इलाकों से। हाँ, ऐसे में पिल्फरेज या रास्ते में सामान चोरी होने का रिस्क प्रैक्टिकली बहुत बड़ा होता है। जीटीएम इन वैल्यूएबल्स की चोरी रोकने के लिए एक वॉचडॉग का काम भी करता है। अच्छा, वो स्टेशन आने पर ये इंश्योर करता है कि वैगन्स की डोर्स और सील्स वैसे ही सिक्योर्ड हैं जैसे यार्ड से निकले थे। और सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं, मेरे ख्याल से पेपर ट्रेल भी उतना ही जरूरी होगा। हजारों टन कोल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ जा रहे हैं, इसका हिसाब किताब भी कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स बहुत क्रूशल हैं। उन्हें वे बिल्स या व्हीकल गाइडेंस रिपोर्ट्स, जिसे वीजी रिपोर्ट्स कहते हैं, वो कहा जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में एक एक किलो माल की लीगल ओनरशिप और नेचर ऑफ कार्गो की डिटेल्स होती हैं। तो जीटीएम इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है। बिल्कुल, जीटीएम इनका फिजिकल कस्टोडियन होता है सफर के दौरान। और अगर इसकी आर्थिक वैल्यू को हम मेजर करें तो एक सिंगल क्रू या ऑटोमेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में एक जीटीएम को ट्रेन पर भेजने का जो खर्च है वो हादसे या चोरी से होने वाले अरबों रुपए के नुकसान से कहीं कम है। So it is basically the cheapest form of insurance policy an operating railway can have. एक चलती हुई हजारों करोड़ की कंपनी का एक फुल टाइम ऑडिट और सिक्योरिटी मैनेजर। एग्जैक्टली। और इंश्योरेंस की इस बात से मुझे एक और चीज याद आई जो इस सोर्स मटेरियल का एक बहुत अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन था। हमारे रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस में ब्रदरहुड ऑफ लोकोमोटिव इंजीनियर्स जैसी मेजर यूनियंस ने ना सिंगल क्रू ट्रेन्स का कड़ी शब्दों में विरोध किया। हाँ, और पता है ये विरोध सिर्फ नौकरी बचाने के पर्सपेक्टिव से नहीं है। लोको पायलट्स की अपनी यूनियन ये बात खुद एडमिट करती है कि एक अकेला इंसान हजारों टन की कमर्शियल ट्रेन की मैकेनिकल और सिक्योरिटी डिमांड्स अकेले हैंडल ही नहीं कर सकता। वो तो इम्पॉसिबल सा लगता है। सोचिए, अगर किसी लोको पायलट को रात के 3 बजे एक माइनर आग लगने पर अपना इंजन छोड़कर 2 किलोमीटर पीछे ट्रैक पर चलना पड़े, तो इंजन की रक्षा कौन करेगा? उस प्रेशर को अकेले उठाना इम्पॉसिबल है। सही बात है। इसीलिए यूनियन स्ट्रांगली एडवोकेट करती हैं कि सेफ्टी और कमर्शियल लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे क्रू मेंबर का होना नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। ये एक ऐसी डायनामिक्स है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल गायब लगती हैं। हम सिर्फ ट्रेन को क्रॉस होते देखते हैं, हमें पीछे बैठे सिस्टम के इंटरनल वर्किंग का अंदाजा नहीं होता।
आमतौर पर लोगों को लगता है बस एक गार्ड पीछे बैठा है। राइट। और मेरे नोट्स में एक आखिरी इंसाइट थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये पोस्ट सिर्फ ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक सीमित नहीं रह जाती। सोर्सेज बताते हैं कि ये एक काफी सॉलिड करियर पाइपलाइन भी है। एकदम राइट ऑब्जर्वेशन। रेलवे के इंटरनल स्ट्रक्चर में लेवल 5 के जीटीएम्स अपना पूरा करियर सिर्फ उन डिब्बों में नहीं बिताते। उन्हें ग्राउंड लेवल रियलिटीज का, अलग अलग रूट्स पर वेदर कंडीशंस का जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है वो आगे चलकर बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। अच्छा, तो उनका प्रमोशन होता है? हाँ, कई सालों तक फ्रेट ऑपरेशंस हैंडल करने के बाद यही लोग आगे प्रमोट होकर डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर जैसी हाई रैंकिंग पोस्ट पर जाते हैं, जहां इनका काम एक डेस्क से ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है। ओह वाओ, तो इनका ग्राउंड का अनुभव वहां उन्हें असली हर्डल समझने में मदद करता होगा। बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि कंट्रोल रूम के ऑर्डर को ट्रैक पर फिजिकली एग्जीक्यूट करने में सच में क्या परेशानियां आती हैं। तो अगर इस सारे विश्लेषण को, इस पूरे डीप डाइव को हम कंबाइन करें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। ये व्यक्ति जिसे हम आम भाषा में सिर्फ एक गार्ड बोलकर डिसमिस कर देते थे, वो दरअसल एक चलती फिरती एंटिटी का ऑडिटर, सेफ्टी ऑफिसर और क्राइसिस मैनेजमेंट डायरेक्टर तीनों एक साथ है। सही का, देश की इकोनॉमी का पूरा भरोसेमंद ढांचा इसी एक पोस्ट पर टिका है। कोयला जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पेट्रोल जिससे गाड़ियां चलती हैं, ये सब टाइमली और सुरक्षित इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि ट्रेन के आखिर में बैठा एक इंसान इन प्रोसीजर्स की गारंटी दे रहा है। इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का होना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। लाइफ सेफ्टी, हजारों करोड़ों की संपत्ति की सुरक्षा और कानूनी नियम, इन सब के लिए उनकी मौजूदगी एकदम अनिवार्य है। 100%। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगली बार जब आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पर लंबी मालगाड़ी को गुजरने का इंतजार करें और उस आखिरी डिब्बे को दूर से आता हुआ देखें, तो याद रखना, दिलचस्प होगा कि उसमें बैठा व्यक्ति ट्रेन के खत्म होने का सिग्नल नहीं दे रहा, बल्कि वो उस पूरे सफर का निर्देशक है, डायरेक्टर है। बिल्कुल। और चर्चा का अंत करने से पहले एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हम पूरी तरह से एआई और ड्राइवरलेस ऑटोनोमस सप्लाई चेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इस डीप डाइव ने हमें सिखाया कि संकट के समय एक इंसान का इंस्टिंक्ट यानी सहज ज्ञान और तुरंत ऑन ग्राउंड फैसले लेने की क्षमता कितनी जरूरी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पे। हाँ, है ना? क्या कोई एआई या एल्गोरिदम कभी उस हालत की बराबरी कर पाएगा जब सुनसान रात में, खराब मौसम और हैजर्डस कार्गो के बीच ट्रेन को फिजिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर सभी को सोचना पड़ेगा। आज की इस डिटेल चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।